आज हम बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में हम पढ़ लिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर हमने पढ़ लिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है, इसमें एक सोल्यूट अपने आप को दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व करता है, ठीक है ना। और जो उनसे डिस्ट्रीब्यूशन रेशो आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो उनसे है ये डिपेंड नहीं करता सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर कि आपने सॉल्यूट कितना डिज़ोल्व करवाना है सेपरेटिंग फनल के अंदर, उसकी मिकदार के ऊपर, उसकी क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है सिर्फ़ और सिर्फ सॉल्यूट की नेचर के ऊपर कि सॉल्यूट की नेचर क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पीछे हमने पढ़ा था बड़ी तफसील के साथ कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है। हमने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था, और फिर उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था ना कि हमने आयोडीन सॉल्यूट लिया था और कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वाटर एज अ एक्वस सॉल्वेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड ने आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है ना। समझ आ गई वो जो उनसे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ समझ आ गई है। सब कुछ मेरी वीडियो पर देख लेना। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पार्ट 1 भी देख लेना। ये पार्ट 2 है, लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कि लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो उनसे है वो किन किन लिमिट्स के अंदर रहकर हम इसको ओबे करवा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। डिपेंडेंस क्या है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की? सबसे पहला ये है कि ये टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है कि सारा का सारा जब रिएक्टेंट जो उनसा होता है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि क्या होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि प्रोडक्ट के रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट जो उनसे होते हैं वो रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे होते हैं, यानी एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्रिएट हो रहा होता है। जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्रिएट हो जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वजूद में आता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट की मिकदार को नीचे रखते हैं और इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका फाइंड कर लेते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हमने पढ़ा था पीछे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो सा होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है और प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये सेपरेटिंग फनल के ये जो सा नीचे है, नीचे सॉल्वेंट है, नीचे क्या है नीचे और ऊपर, ठीक है ना। नीचे बी सॉल्वेंट है और ऊपर ए सॉल्वेंट है, यानी कि दो सॉल्वेंट्स हैं। नीचे है जी जो सा बी सॉल्वेंट है वो एक्वस है और जो सा ए सॉल्वेंट है वो ऑर्गेनिक है। हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हल्का होता है वो ऊपर ही रहेगा, एक्वस सॉल्वेंट जो का भारी होता है वो नीचे रहेगा, ठीक है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज ओनली एप्लीकेबल एट इक्विलिब्रियम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये इक्विलिब्रियम पर ही एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब ये है कि ऊपर के सॉल्यूट जो उनसे है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल हमने 100 लिए हैं, वो 50 ही ऊपर चले जाएं और 50 पार्टिकल्स ही नीचे रह जाएं, यानी कि दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर ले इन इक्वल अमाउंट इन एवरी इमिसिबल सॉल्वेंट, यानी कि हर इमिसिबल सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर हो। इसमें अगर 50 है तो दूसरे में भी 50 हो, तभी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एप्लीकेबल हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज ओनली एप्लीकेबल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन की ही एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी कैसे है इक्विलिब्रियम? ये देखें
कि रिवर्सिबल रिएक्शन जब होता है ना, तब क्या होता है कि तब सबसे पहले जब रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट होता है, जब स्टार्ट हो रहा होता है रिएक्शन, तब क्या होता है, तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते जाते हैं। तो फिर क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो फिर प्रोडक्ट क्या करते हैं, ये वापस से पहले फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे थे, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे थे, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था। जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, अब उसके बाद प्रोडक्ट जो उनसे होंगे वो अपने आप को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और वापस से रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएंगे। ये होगा रिवर्स रिएक्शन, ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि जब एक वक्त ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, ठीक है ना, इन दोनों रिएक्शंस के दौरान बनने वाले रिएक्टेंट्स की तादाद और प्रोडक्ट्स की तादाद दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, तो फिर एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा कि जिसमें रिएक्टेंट्स की तादाद, रिएक्टेंट्स के इस रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स की तादाद ठीक है ना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की मिकदार क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी कि दोनों रिएक्टेंट भी इक्वल अमाउंट में ही बनेंगे और प्रोडक्ट भी इक्वल, ठीक है ना, रिएक्टेंट भी इक्वल अमाउंट, यानी कि प्रोडक्ट जो सा है वो अपने आप को तोड़कर इक्वल अमाउंट में रिएक्टेंट बनाएगा और रिएक्टेंट भी अपने आप को रिएक्शन करवाने के बाद प्रोडक्ट भी इक्वल अमाउंट में बनाएगा। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी और हम इसी को ही कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसी को ही कहते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम किसकी प्रॉपर्टी है, रिवर्सिबल रिएक्शन की, ठीक है ना, समझ आ गई। और ये है, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सप्लेन्ड बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर को किसने एक्सप्लेन किया था, ली चैटिलियर ने। यानी कि ये जो सा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पढ़ रहे हैं, जिस पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिपेंड कर रहा है, वो ली चैटिलियर ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए टेम्परेचर और प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए और प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर और प्रेशर इस सेपरेटिंग फनल में कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर आपका जो सा सॉल्यूट है वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकेगा, ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि 50 नीचे और 50 ऊपर नहीं जा सकेंगे। अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट नहीं रहा तो फिर सेपरेटिंग फनल के अंदर इमिसिबल सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्यूट की डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगी, इक्वल अमाउंट में नहीं रहेगी। यानी कि एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मिकदार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मौजूद सॉल्यूट की मिकदार के इक्वल नहीं रहेगी और आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है ना। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है तो आपके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकेंगे और आपका यानी कि 50 ऊपर 50 नीचे नहीं जा सकेंगे, ठीक है ना। वो क्या करेंगे, वो अपने आप को 30 फॉर एग्जांपल नीचे चले जाते हैं और 70 ऊपर चले जाते हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स। तो अब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हुआ इन सेपरेटिंग फनल। सॉल्यूट की डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड नहीं हुआ और सॉल्यूट ने अपने आप को इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बोथ इमिसिबल सॉल्वेंट्स में, तो फिर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड भी नहीं हुआ और फिर अब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके लिए ली चैटिलियर ने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को एप्लीकेबल करवाना है तो टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। डाइल्यूट कंसनट्रेशन दूसरी डिपेंडेंस है, इसकी दूसरी वाली है कि डाइल्यूट कंसनट्रेशन हो,
यानी कि दिस लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि ये जो सा लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। जैसे ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तभी ये एप्लीकेबल हो सकता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है कि दो सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ लेस, दोज सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ लेस, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट क्या हो, लेस हो, उसको हम कहते हैं डाइल्यूट कंसंट्रेशन वाला सोल, ठीक है ना, सॉल्यूशन। दिस लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के दो सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ लेस, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेस होनी चाहिए, यानी कि सोल्यूट की अमाउंट क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा वाला पॉइंट है कि सेम मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की सेम मॉलिक्यूलर स्टेट होनी चाहिए, यानी कि सोल्यूट लिया है आपने, उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरा ये है कि सेम मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सोल्यूट, हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेस क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना, वजह भी तो पता चले। अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम इसलिए लेस ले रहे हैं ताकि हमारा वक्त जो सा है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल हम 1000 सोल्यूट के पार्टिकल्स ले लेते हैं। अब 1000 सोल्यूट के पार्टिकल्स को इक्विलिब्रियम, यानी कि दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट्स में इक्विलिब्रियम गेन करने में 50 मिनट्स, यानी कि 50 मिनट्स लग जाते हैं, और इसी तरीके से 100 सोल्यूट के पार्टिकल्स को इक्विलिब्रियम गेन करने में 25 मिनट लगते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि हमें कम वक्त, ठीक है, कम वक्त में इक्विलिब्रियम गेन करवाने के लिए सोल्यूट की मिकदार कम ली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1000 पार्टिकल्स ले लिए हैं सोल्यूट के, तो 500 जोन से हैं वो एक्वा सॉल्वेंट में जाएंगे और 500 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाएंगे, फिर ये इक्विलिब्रियम अटेन होगा और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ओबे करवाया जा सकता है। लेकिन अगर हम सोल्यूट के पार्टिकल्स वही 500 को, यानी कि 500 इधर नीचे जाने में और 500 ऊपर जाने में टाइम लगेगा 50 मिनट का, लेकिन अगर क्या हो, अगर हम सोल्यूट के पार्टिकल 1000 के बजाय 100 ले लेते हैं, तो 50 नीचे जाने में 50 सोल्यूट के पार्टिकल्स जो से हैं वो एक्वा सॉलिड में जाएंगे और 50 सोल्यूट के पार्टिकल्स ऑर्गेनिक सॉलिड में जाएंगे। तो इस वक्त यानी कि 50 ऊपर और 50 नीचे, ठीक है ना। अब जो सा इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है वो 25 मिनट्स में हुआ है, कम वक्त में हुआ है, तो इसलिए हमारा ही फ़ायदा है कि कम वक्त में अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो हम आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कम वक्त में ही लगा सकते हैं, ज़्यादा वक्त ना लगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं यानी कि ये एक्वा सॉल्वेंट है ना, इसके अंदर सोल्यूट की मिकदार हम कम रखते हैं ताकि आसानी से ये हो सके इक्विलिब्रियम अटेन। फिर आगे है जी सेम मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सोल्यूट, या फिर आप इसे कह सकते हैं द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सोल्यूट, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर स्टेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये सेपरेटिंग फनल है, सेपरेटिंग फनल के ऊपर यहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और ऊपर गए हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स। यहाँ पर ऊपर जाने के बाद ये सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या हुए हैं, ये पॉलीमराइज हो गए हैं, यानी कि ऐसे हुए हैं। क्या हो गया, पॉलीमराइज हो गए हैं, ऐसे मिल गए हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे पॉलीमराइज हो गए हैं। पॉलीमराइज होने की वजह से क्या होगा, ये पॉलीमराइज हो गए हैं। जबकि इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पॉलीमराइज हो गए हैं, जबकि एक्वा सॉल्वेंट के अंदर पॉलीमराइज नहीं हुआ। पॉलीमराइज का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलने के बाद एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देना, हम इसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, यानी कि पॉलीमराइज हो जाना। मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलने के बाद, बहुत से मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलने के बाद एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देना। अब ये बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया, इसे हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन। जबकि नीचे क्या हुआ है, नीचे पॉलीमराइज नहीं हुए, नीचे वैसे के वैसे ही हैं, ऐसे पड़े हुए हैं।
ठीक है ना। इस तरीके से भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एप्लीकेबल करवाने के लिए क्या करना पड़ता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स और एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक जैसी स्टेट में ही रहें। अगर ऊपर भी नीचे अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स पॉलीमराइज नहीं हुए हैं तो ऊपर भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स पॉलीमराइज ना हो, ठीक है ना। अगर पॉलीमराइज हो गए किसी भी सॉल्वेंट में, चाहे वो ऑर्गेनिक में हो या फिर एक्वस में हो, सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर मिल गए, पॉलीमराइज हो गए, ठीक है ना, किसी एक में भी अगर पॉलीमराइज हो गए तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। वही लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सोल्यूट शुड बी सेम, यानी कि मॉलिक्यूलर स्टेट जो सी होनी चाहिए वो सोल्यूट की, वो ऊपर भी सेम होनी चाहिए, नीचे भी सेम होनी चाहिए। द मॉलिक्यूल शुड नॉट बी पॉलीमराइज, और मॉलिक्यूल जो से हैं उन्हें पॉलीमराइज भी नहीं होना चाहिए। अब आगे है जी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब इसका है जी चौथा वाला पार्ट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज ओनली एप्लीकेबल एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। वही मैंने बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज ओनली, कब से मैं यही बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल हो सकता है जब इक्विलिब्रियम गेन हो जाए। एनी सिस्टम रिक्वायर सम टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये सेपरेटिंग फनल है, सेपरेटिंग फनल के अंदर हमने इस एक्वा सॉल्वेंट के अंदर 100 सॉलिड के पार्टिकल्स लिए थे, 100 सॉलिड के पार्टिकल्स लिए थे, लेकिन 50-50 यानी कि दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट्स में सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद 50-50 होने में तकरीबन 10 मिनट्स लगते हैं, ठीक है ना। 10 मिनट्स लगते हैं, ठीक है ना, 10 मिनट्स लगते हैं। लेकिन 10 मिनट्स में क्या होता है कि एक्वा सॉल्वेंट, यानी कि ए क्या है, ये जो सा ए है, ये ए है फॉर एग्जांपल, ए क्या है, ये एक्वा सॉल्वेंट है, इज इक्वल टू बी क्या है, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसमें अगर सॉल्यूट की मिकदार इसमें ए में फॉर एग्जांपल ए में 50 हो गई और बी में 50 हो गई है, 10 मिनट्स में हो गई है। लेकिन अगर आप 7 मिनट में अगर आप देखेंगे 10 मिनट्स में ही इक्विलिब्रियम गेन हो रहा है, लेकिन इससे पीछे वक्त में जाएं, 7 मिनट में चले जाएं, तो 7 मिनट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल 7 मिनट में यहाँ पर एक्वा सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ 30 सॉलिड के पार्टिकल्स आते हैं, और जबकि 30 कह रहा हूँ 70 आते हैं, जबकि बी में आते हैं 30, तो अब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। यानी कि 10 मिनट्स के एनी सिस्टम रिक्वायर सम टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए जो सा टाइम है 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स के बाद इक्विलिब्रियम अगर सिस्टम ने गेन कर लिया है, दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट्स ने इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट गेन कर लिए हैं, तभी हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओबे करवा सकते हैं। लेकिन अगर 10 मिनट से पीछे वक्त में चले जाएं, 7 मिनट में चले जाएं, 6 मिनट में चले जाएं, कि तब इक्विलिब्रियम गेन नहीं होगा। जब इक्विलिब्रियम गेन नहीं होगा तब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ओबे भी नहीं करवा सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और एनी सिस्टम रिक्वायर सम टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम उसके बाद आगे की बात करने जा रहे हैं कि नॉन मिसिबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या होती है, कि सॉल्वेंट की नॉन मिसिबिलिटी, सॉल्वेंट्स शुड नॉट डिज़ोल्व टू ईच अदर। सॉल्वेंट्स जो से होते हैं वो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होने चाहिए। वही मैं कब से बता रहा हूँ कि सॉल्वेंट्स जो से हैं वो एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये दोनों सॉल्वेंट्स जो से हैं, और एक्वा सॉल्वेंट और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अगर एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि सोल्यूट जो सा था वो भी, जब हम यहाँ से इस स्टॉपर को खोलेंगे, स्टॉपर को खोलने के बाद जब हम निकालेंगे इन दोनों सोल्यूट्स को, पहले आएगा एक्वा सॉल्वेंट में सोल्यूट के पार्टिकल्स भी मिक्सअप हो जाएंगे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूट के पार्टिकल्स भी मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है ना। पहला ये था ना, यानी कि आपने ऐसे सॉल्वेंट्स को
सेपरेटिंग फनल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है कि जिनकी पोलैरिटी एक दूसरे से डिफरेंट हो, यानी कि एक पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर हो, ठीक है ना, यानी कि लाइक डिजोल्व्स लाइक। ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर सेम पोलैरिटी के हामिल सॉल्वेंट्स अगर आपने इंट्रोड्यूस करवा दिए सेपरेटिंग फनल के अंदर, एक पोलर सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया और दूसरा भी पोलर करवा दिया, फॉर एग्जांपल H2O आपने पोलर करवा दिया इंट्रोड्यूस, और CH3OH ये भी दोनों पोलर हैं, ये दोनों पोलर सॉल्वेंट्स अगर आपने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए ना, तो अब जौन सा आपने सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे ये वाले, इसमें ये पोलर था, ये नॉन पोलर था। अब क्या होगा, अब ये जो पोलर होंगे ये सारे के सारे इसमें चले जाएंगे, इसमें भी चले जाएंगे, इसमें भी चले जाएंगे, यानी कि पोलर होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल्स इधर भी चले जाएंगे, इधर भी चले जाएंगे, सारे के सारे इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सारे के सारे पोलर सॉल्वेंट। यानी कि आप कह सकते हैं कि नॉन पोलर और पोलर पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो इन दोनों पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ऐसे ही घूमते रहेंगे। और जब आप इस स्टॉपर को खोलेंगे, स्टॉपर को खोलने के बाद H2O को इधर लेंगे और CH3OH को आप इधर लेंगे, ठीक है ना। तो अब जोन से आपके सॉलिड के पार्टिकल्स आएंगे वो मिक्सअप होकर आएंगे, इसमें भी ये ऐसे यही वाले पार्टिकल्स होंगे और इसमें भी मिक्सअप होकर ऐसे वाले आएंगे, यानी मिक्सअप पार्टिकल्स आएंगे सॉल्यूट के बोथ बीकर्स के अंदर जब हम स्टॉपर खोल कर ये लेकिन जब ऐसे सॉल्वेंट्स लेते हैं, एक पोलर लेते हैं H2O और दूसरा लेते हैं CCl4, ठीक है ना, ये दोनों, ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। अब इनकी पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट है। पोलैरिटी डिफरेंस होने की वजह से लाइक डिजोल्व्स लाइक प्रोसेस नहीं होगा। अब क्या होगा, अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स जोन से पोलर होंगे, ये पोलर सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इधर चले जाएंगे, और पोलर और नॉन पोलर जोन से होंगे वो इधर चले जाएंगे। अब हम बीकर खोलेंगे, यानी कि अब क्या करेंगे, अब हम स्टॉपर को खोलेंगे, स्टॉपर को खोलने के बाद नीचे आएगा, नीचे क्या है, एक्वा सॉल्वेंट नीचे आ जाएगा H2O, यानी कि ये स्टॉपर को खोला, स्टॉपर को खोलने के बाद एक्वा सॉल्वेंट यहाँ पर आ गया, इस बीकर में एक्वा सॉल्वेंट आ गया, यानी कि स्टॉपर को खोला, स्टॉपर को खोलने के बाद एक्वा सॉल्वेंट हमने इस बीकर में भर लिया, प्लस कौन से पार्टिकल्स थे, पोलर, ये मुसल्लस वाले, इसके अंदर मुसल्लस वाले पार्टिकल्स आ जाएंगे, इसी तरीके से इसके अंदर सर्कुलर पार्टिकल्स आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर CCl4, इसमें नॉन पोलर पार्टिकल्स आ गए और इसमें पोलर पार्टिकल्स आ गए। और इस तरीके से स्टॉपर को खोलने के बाद हमने पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलग कर लिया है और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलग अलग कर लिया है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यानी कि टू सॉल्वेंट्स एक्वस सॉल्वेंट, यानी कि टू सॉल्वेंट्स हैं, एक एक्वस सॉल्वेंट होना चाहिए एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए, शुड नॉट डिजोल्व ईच अदर, दोनों सॉल्वेंट्स एक दूसरे में डिजोल्व ना हो, एंड नॉट रिएक्ट, और रिएक्ट भी ना करें। अगर रिएक्ट कर लेंगे दोनों सॉल्वेंट्स तो नई प्रोडक्ट बन जाएगी, जब नई प्रोडक्ट बन जाएगी तो हमें कैसे पता वो जो सी प्रोडक्ट बनी है वो हमारे सॉल्यूट्स को अलग कर सकती है या नहीं, इसलिए रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए विद ईच अदर। नॉर्मली वो यूज्ड वन पोलर, एक पोलर होना चाहिए और दूसरा सॉल्वेंट नॉन पोलर होना चाहिए, तभी ये पोलर सॉल्वेंट की एग्जांपल हैं पानी यानी कि H2O, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। नॉन पोलर की एग्जांपल्स हैं जी कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और ईथर, ये। अब उसके बाद ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। इस तरीके से हमने लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गई हैं क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की समझ ज़रा सी भी समझ आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।